So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि जो साउंड है वो ऑडिबल है, प्रॉपर चल रहा है, तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करें। ऑडिबल है, ओके। सो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया होगा। लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया होगा, एक बार कंफर्म कर दीजिए। लास्ट टॉपिक क्या रहा था हमारा? लास्ट टॉपिक बता दीजिए एक बार मुझे, क्या रहा था लास्ट टॉपिक? एक बार आप चेक करके मुझे बता दीजिए लास्ट टॉपिक क्या रहा था। क्या हमने डबल स्लाइडर, रेफसन स्लाइड, इन सब पॉइंट्स के ऊपर चर्चा कर ली है? ओके, सो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 के अंदर इतनी ही मैकेनिज्म थी जो आपको कवर करनी थी। वो सारी की सारी मैकेनिज्म मैंने आपको कवर करवा दी है। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 के ऊपर अप्रोच कर रहे हैं। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, वो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस में हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं, दो पार्ट में। ऑफ कोर्स ये चैप्टर आपका डिवाइड हो चुका है। चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 1 विच इज वेलोसिटी एनालिसिस। पार्ट नंबर 2 ऑफ कोर्स ये क्या होने वाला है आपके लिए? एक्सेलरेशन एनालिसिस। सो अगर हम बात करें वेलोसिटी एनालिसिस, तो इस वेलोसिटी को एनालिसिस या वेलोसिटी की स्टडी करने के लिए आपके पास दो मेथड अवेलेबल है। पहला मेथड है आपके पास में आई सेंटर मेथड, दूसरा मेथड अवेलेबल है आपके पास में रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। रिलेटिव वेलोसिटी मेथड ये ग्राफिकल मेथड है। ये जो मेथड है ये एक ग्राफिकल मेथड है। सो ऑफ कोर्स अगर ये ग्राफिकल मेथड है तो बोला जा सकता है कि ये जो मेथड है ये एग्जाम के लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं बोल सकते कि लाइक काम का ही नहीं है, लेकिन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। हमने जो अभी तक के क्वेश्चंस देखे हैं उनमें हमने ये पॉइंट ऑब्जर्व किया है कि जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहां से नहीं यहां से पूछे, ज्यादातर क्वेश्चन, बट क्वेश्चन यहां से भी पूछे जा रहे हैं। इसलिए ये भी जानना जरूरी है आपके लिए और साथ के साथ ये जानना भी जरूरी है। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा और जो डिटेल टारगेट होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो सबसे पहले आप चर्चा करेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर के ऊपर। सो आई सेंटर पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ। आई सेंटर पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ, जैसे कि अगर एक लिंक को किसी पिन से कनेक्ट कर दिया जाए, अगर एक लिंक को किसी पिन से कनेक्ट कर दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए इसके पास में एक ओमेगा अवेलेबल है। हमने मान लिया इसके पास में क्या अवेलेबल है? एक ओमेगा अवेलेबल है। तो वेलोसिटीज कैसे लिखी जाती है वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। सो देखिए, अगर आप इस लिंक को पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसके पास में एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अवेलेबल है, सो mark this point as point O, pin point. Suppose you have to write velocity for point A. तो जब भी आपको पॉइंट ए की वेलोसिटी लिखनी होती है तो उसे कैसे लिखा जाता है? वेलोसिटी ऑफ ए। किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिख रहे हो? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिख रहे हो, विद रेस्पेक्ट टू ओ। सो ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ। लेकिन ओ जो पॉइंट है वो आपका फिक्स पॉइंट है। ओ जो पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी नहीं है, इसलिए इसको आप वेलोसिटी ऑफ ए भी बोल सकते हो। ये वेलोसिटी दी जाती है हमेशा एंगुलर वेलोसिटी।
जिस भी लिंक पर आपने पॉइंट कंसीडर किया उस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय उस पॉइंट की सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस OA। सो अगर आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ A, तो आप कहेंगे सर ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ A इज ओमेगा मल्टीप्लाई बाय OA। नाउ द सेकंड पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ A। सो अगर ये ओमेगा क्लॉकवाइज है तो A की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ऑफ पॉइंट A एंड पॉइंट O। O इज सेंटर ऑफ रोटेशन। सो ये दिया जाएगा वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू O। सो हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी रोटेटिंग लिंक के ऊपर कोई पॉइंट आपको दिया गया है, उसकी अगर आप वेलोसिटी लिखने जा रहे हो तो वो वेलोसिटी दी जाती है एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय सेंटर ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट की डिस्टेंस। अब अगर हम लोग बात करें कि सेंटर ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट की डिस्टेंस भी मिल गई, एंगुलर वेलोसिटी भी मिल गई, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपको पता चल गया, तो सेकंड पॉइंट यहां पर आता है कि सर इसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो मैं आपको बता देता हूं, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो A को O से कनेक्ट करने पर, A को O से कनेक्ट करने पर जो लाइन बनती है उसके परपेंडिकुलर होती है इसकी डायरेक्शन। और परपेंडिकुलर देखिए उधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, तो ये परपेंडिकुलर होता है जिधर ओमेगा होता है। तो परपेंडिकुलर होता है इन द सेंस ऑफ ओमेगा, परपेंडिकुलर होता है इन द सेंस ऑफ ओमेगा। सो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि कैसे वेलोसिटी ऑफ A यहां पर लिखा जा रहा है। इसी तरीके से बेटा अगर वेलोसिटी ऑफ B में लिखने जाऊं, वेलोसिटी ऑफ B में लिखने जाऊं, सो वेलोसिटी ऑफ B इक्वल्स टू, वेलोसिटी ऑफ B इक्वल्स टू, ये बनेगा आपके पास में देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, इसको लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू O। तो ये बन जाएगा आपके पास में ओमेगा मल्टीप्लाई बाय OB। ये बन जाएगा आपके पास में ओमेगा मल्टीप्लाई बाय OB। तो वेलोसिटी ऑफ A भी आ गया, वेलोसिटी ऑफ B भी आपके पास में आ गया। मान लीजिए अगर आपको बोल दिया जाए फाइंड वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। सो A की वेलोसिटी लिखनी है B के रेस्पेक्ट में, और B एक मूविंग पॉइंट है, तो आप इसको वेलोसिटी ऑफ A नहीं लिख सकते हो। जब A आपके पास में जिसकी वेलोसिटी A विद रेस्पेक्ट टू O लिखा है, तो O की वेलोसिटी 0 है, इसलिए आपने इसको डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ A लिख दिया, एब्सोल्यूट वेलोसिटी इसको आप बोल सकते हो। पर A विद रेस्पेक्ट टू B में B की वेलोसिटी 0 नहीं है, इसलिए आप इसे डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ A नहीं लिख सकते। इसे कैसे लिखा जाएगा, अगेन ओमेगा, इसे आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू O माइनस वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू O। सो A विद रेस्पेक्ट टू O इज ओमेगा OA, B with respect to O is omega OB. So finally, omega multiply by OA minus OB. So we can write as omega equals to omega multiply by AB. So ये बन गया बेटा velocity of A with respect to B. सर ये क्यों बताया गया हमें? ये बेटा इसलिए बताया गया है, ये आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि अगर एक लिंक जो है किसी पिन के अबाउट अगर रोटेट कर रही होगी, एक लिंक जो है किसी पिन के अबाउट अगर रोटेट कर रही होगी, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है। अगर आप देख रहे हैं तो पॉइंट की वेलोसिटी लिखना कोई मुश्किल टास्क नहीं, बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर एक लिंक किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा हो, वो एक जनरल मोशन में। देखिए हमने मोशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला, बॉडी अगर प्योर ट्रांसलेशन में है, दूसरा बॉडी अगर प्योर रोटेशन में है, तीसरा बॉडी अगर आपके पास में जनरल मोशन के अंदर है। सो बॉडी अगर प्योर ट्रांसलेशन में है तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है। बॉडी अगर प्योर रोटेशन में है तो किस तरीके से वेलोसिटी लिखनी है मैंने आपको अभी अभी बता दिया। लेकिन बॉडी अगर आपके पास में जनरल मोशन में होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, देखिए ध्यान से। बॉडी अगर आपके पास में एक जनरल मोशन में है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करने वाले हैं, लेट अस सपोज ये बॉडी है जो कि जनरल मोशन में, जनरल मोशन का मतलब होता है इसके अंदर ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा। तो हमने बोला लेट अस सपोज ये पॉइंट ए है और पॉइंट ए की जो वेलोसिटी है उसको हमने बोल दिया वी। सपोज ये पॉइंट आपके पास में बी है और पॉइंट बी की वेलोसिटी है वीबी। पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या दिखाई दे रही है यहां पर, वीबी। सो ऐसी कंडीशन में मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूं जिनको आपको फॉलो करना है।
आपको क्या करना है, ये जो वेलोसिटी है इसके ऊपर बनाना एक परपेंडिकुलर, ये जो वेलोसिटी है इसके ऊपर बनाना आपको एक परपेंडिकुलर, और ये जो वेलोसिटी है इसके ऊपर बनाना है एक परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर जहां इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट को बोला जाता है आई, विच इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन क्या मतलब है सर इसका? जब एक बॉडी प्योर रोटेशन के अंदर होती है तो वहां पर एक सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, लेकिन जब एक बॉडी जनरल मोशन में होती है तो वहां पर एक पर्टिकुलर सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं होता है। इसलिए हर एक इंस्टेंट पर हम एक ऐसा सेंटर फाइंड करते हैं जो सेंटर ऑफ रोटेशन की सारी कंडीशन को फुलफिल करता है, या सेंटर ऑफ रोटेशन की तरह बिहेव करता है। उसको फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, अगर एक लिंक दिया गया है उसके 2 पॉइंट की वेलोसिटी, उसके 2 पॉइंट की वेलोसिटी अगर आपको पता है तो उनके परपेंडिकुलर बनाओ, और वो परपेंडिकुलर जहां इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। सो ये एक ऐसा सेंटर ऑफ रोटेशन है जो कि हर एक इंस्टेंट पर बदल सकता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है यहां पर, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो अगर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन आई आप पता कर लेते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है? इससे कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे देखिए जरा, लेट्स से सपोज ये एंगल आपके पास में थीटा है, ये एंगल आपके पास में फाई है। सो ये एंगल थीटा और ये एंगल फाई। सो ऑफ कोर्स ये एंगल थीटा है तो ये देखिए ये वी ए, तो ये कंपोनेंट होगा आपके पास में वी ए कॉस थीटा, ये कंपोनेंट होगा आपके पास वी ए साइन थीटा, ये वी बी है, ये कंपोनेंट होगा आपके पास में वी बी कॉस फाई, और ये कंपोनेंट होगा आपके पास में वी बी साइन फाई। ध्यान से समझिएगा, ये बॉडी अगर एक रिजिड बॉडी है, ये बॉडी अगर एक रिजिड बॉडी है तो वी ए कॉस थीटा और वी बी कॉस फाई ये अलग अलग नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा बोलते हो कि सर वी बी कॉस फाई इज ग्रेटर देन वी ए कॉस थीटा, मतलब इस डायरेक्शन में बी पॉइंट जल्दी आगे बढ़ेगा और ए पॉइंट धीरे आगे बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ए बी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप बोलते हो कि सर वी बी जो है वी बी कॉस फाइव ये लेस देन है वी ए कॉस थीटा से, तो इसका मतलब ये तो धीरे धीरे इधर आगे बढ़ रहा होगा लेकिन ये जल्दी जल्दी आ रहा होगा, तो ऐसे में आप बोल सकते हो कि ए बी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो किसी भी रिजिड बॉडी के लिए दोनों ही कंडीशन पॉसिबल नहीं है। फॉर एनी रिजिड बॉडी both conditions are not possible, both conditions are not possible। किसी भी रिजिड बॉडी के लिए ये दोनों ही कंडीशन पॉसिबल नहीं है, किसी भी रिजिड बॉडी के लिए। सो हमने जो भी दो कंडीशन ली है वो दोनों को दोनों कंडीशन जो है यहाँ पर बिल्कुल बेकार है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्लियरली यही हो रहा है कि वी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू वी बी कॉस फाई होना चाहिए। वी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर वी बी कॉस फाई होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये जो इक्वलिटी आ रही है आपके पास में, यहां से आप बोल सकते हो इसका मतलब वी ए डिवाइडेड बाय वी बी इक्वल्स टू कॉस फाई डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसको आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो किसी भी रिजिड बॉडी के लिए हमेशा ध्यान रखना लिंक के अलोंग, किसी भी रिजिड बॉडी के लिए हमेशा ध्यान रखना लिंक के अलोंग वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है ना वो हमेशा इक्वल होता है। वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है रिजिड बॉडी के लिए जो कि एक जनरल मोशन में होती है। एक बार बताएंगे बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर कोई भी डाउट है तो बोलो, अगर क्लियर हो गया तो क्लियर बोल दीजिए। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा तो क्लियर बोल दीजिए।
अगर क्लियर नहीं हुआ है तो रिपीट करने के लिए बोल दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। क्लियर है? हाँ जी, बाकी स्टूडेंट क्लियर है? ठीक है, ठीक है बेटा, फोकस कीजिए बोर्ड के ऊपर, फोकस कीजिए। आपने एक साइन रूल के बारे में सुना होगा। मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, कहां कंसीडर करें, इधर कंसीडर कर लेते, इधर कंसीडर कर लेते। मैं यहां कंसीडर कर रहा हूं इन ट्राइंगल IAB, ट्राइंगल IAB में। सो ट्राइंगल IAB में अगर आप बात करेंगे तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये बनेगा 90 माइनस थीटा। ये जो एंगल बनेगा बेटा, ये बनेगा 90 माइनस 5। क्लियर है? सो मैं यहां पर बात करूंगा इन ट्राइंगल IAB, IA डिवाइडेड बाय साइन IA और इसके सामने वाला एंगल है 90 माइनस 5, तो यहां लिखा जाएगा 90 माइनस 5 इक्वल्स टू IB और इसके सामने वाला एंगल है 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। सो आप बोल सकते हो बेटा IA डिवाइडेड बाय कॉस 5 इक्वल्स टू IB डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा आपके पास में कॉस पाई डिवाइडेड बाय कॉस थीटा IA डिवाइडेड बाय IB। इसे बोल दिया आपने इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्लियरली बोल सकते हैं यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन से अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर लिखा जा सकता है VA डिवाइडेड बाय VB इक्वल्स टू IA डिवाइड बाय IB। इसको अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाइड करें तो बेटा इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है VA डिवाइड बाय IA इक्वल्स टू VB डिवाइड बाय IB। अब जरा समझिए इस बात को, जरा समझिए इस बात को। अगर आप देखें यहां पर ध्यान से, तो आपने यहां पर लिखा था वेलोसिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय OA इक्वल्स टू ओमेगा। सो आपने बोला वेलोसिटी ऑफ A और उस पॉइंट के सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, अगर इन दोनों का रेशियो देखेंगे तो वो एंगुलर वेलोसिटी के बराबर है। अगर किसी भी लिंक के लिए आपके पास में सेंटर ऑफ रोटेशन अवेलेबल रहे और ओमेगा अवेलेबल रहे तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी लिखना आसान है। तो हमने कहा कि सर ये बॉडी जो है हमारे पास जनरल मोशन में, इस इंस्टेंट पर इसका सेंटर ऑफ रोटेशन मिल गया। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये आ रहा है VA और A की I से डिस्टेंस, I कौन है? सेंटर ऑफ रोटेशन इस इंस्टेंट का। VB और B की I से डिस्टेंस, I कौन है? सेंटर ऑफ रोटेशन इस इंस्टेंट का। तो डेफिनेटली ये किसके बराबर होना चाहिए? ओमेगा के बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली इस एनालिसिस से आपने इस इंस्टेंट के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड कर लिया, साथ के साथ आपने यहाँ पर इसके लिए ओमेगा फाइंड कर लिया। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल रहे तो बड़ी आसानी से किसी भी तरह के प्रॉब्लम को किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ C, तो हमने कहा इसको कनेक्ट कर दो I से, और ये आ गई हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ C। तो वेलोसिटी ऑफ C इज ओमेगा मल्टीप्लाई बाय IC। सो ओमेगा आपने कैलकुलेट कर लिया, IC डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, उसके बाद में आप C पॉइंट की वेलोसिटी लिख सकते हो। सो इंस्टेंटेनियस सेंटर जो होता है वो कुछ इस तरीके से आपकी क्या करेगा, यहाँ पर मदद करेगा। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? बोलेंगे एक बार जल्दी से। जैसे गेट एग्जाम बेसिकली इसके ऊपर प्रॉब्लम भी पूछता है, देखो किस तरह की प्रॉब्लम वो पूछता है। उसने एक बार हमें दे दिया था कि ये आपके पास में एक लिंक है, ये पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट आपका Q है। वो बोल रहा है Q की वेलोसिटी, पिन कहीं पर भी नहीं लगा हुआ, ये P की वेलोसिटी बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ Q इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी ऑफ P इक्वल्स टू आपको फाइंड करना है
वेलोसिटी ऑफ p इक्वल्स टू आपको फाइंड करना है ये एंगल और ये एंगल, ये आपको दिया गया बेटा 45 डिग्री और ये दिया गया आपको 20 डिग्री। तो आपको बोला गया है कि अगर वेलोसिटी ऑफ q इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड है देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ p। तो देखिए इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका आई सेंटर पता करना। आई सेंटर के लिए जो भी 2 पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है उनके ऊपर परपेंडिकुलर्स बनाओ। तो आपने बोला सर वेलोसिटी p के ऊपर परपेंडिकुलर, वेलोसिटी q के ऊपर परपेंडिकुलर, जहां ये इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट होने वाला है हमारे पास में पॉइंट I। अगर ये 20 डिग्री है तो ऑफ कोर्स ये जो एंगल आएगा ये कितना आएगा आपके पास में 70 डिग्री। अगर ये बेटा 45 डिग्री है तो देखो ये आपके पास में 90 डिग्री, ये कितना आएगा 45, ये 20 है तो ऑफ कोर्स ये कितना आएगा 20 डिग्री, तो ये कितना आ गया आपके पास में 65 डिग्री। सो फाइनली आप बोलेंगे सर इन ट्राइंगल IPQ, सो ये बनेगा IP डिवाइडेड बाय sin 65 डिग्री। IQ डिवाइडेड बाय sin 70 डिग्री। सो ये बन जाएगा आपके पास में IP डिवाइडेड बाय IQ इक्वल्स टू sin 65 डिवाइडेड बाय sin 70 डिग्री। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था IA अपॉन IB इक्वल्स टू VA अपॉन VB। सो ऑफ कोर्स IP अपॉन IQ इक्वल्स टू क्या होना चाहिए VP अपॉन VQ। सो आप यहां से बोल सकते हो VP इक्वल्स टू sin 65 sin 70 मल्टीप्लाई बाय VQ, और VQ की वैल्यू आपको पता है तो ये आ गया आपके पास में sin 65 sin 70 मल्टीप्लाई बाय 1। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू शायद 0.96 मीटर पर सेकेंड आ रही होगी। तो ये वो क्वेश्चन है जो गेट ने आपसे पूछा है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप ये अप्रोच लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा आपको जरूरी नहीं आप ऐसे ही सॉल्व करें, मैं आपको एक और तरीका यहाँ पर समझा सकता हूं जिसकी मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आपने सर इस रिजल्ट को इंपॉर्टेंट क्यों बोला, वो देखो आप इस रिजल्ट को इंपॉर्टेंट यहां पर क्यों बोला गया है। मान लीजिए ये लिंक आपको दिया गया है कुछ ऐसा, सो अगर आप ध्यान से देखें तो ये है वेलोसिटी ऑफ q इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड, ये था वेलोसिटी ऑफ p जो कि यहां से 20 डिग्री का एंगल बना रहा था और ये टोटल 45 डिग्री का एंगल बना रहा था। तो देखिए लिंक के अलोंग अगर vp का कंपोनेंट लेंगे तो ये आएगा बेटा vp cos 20 डिग्री। लिंक के अलोंग सो ये टोटल 45 है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला टोटल कितना है 45, तो ये वाला छोटू सा एंगल कितना हो जाएगा 20 तो ये कितना बचेगा 25, तो ये आएगा VQ cos 25। सो रिजिड बॉडी है, लिंक के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होना चाहिए बराबर VP cos 20 इक्वल्स टू VQ cos 25। सो फाइनली VP इक्वल्स टू VQ cos 25 divided by cos 20. So VP equals to 1 multiplied by cos 25 divided by cos 20. So once again the value will be 0.96 मीटर पर सेकेंड। बोलिए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। है ना।
तो ये जो कहानी है, अगर आप इस कहानी को ध्यान से देखें तो ये एक लिंक की कहानी है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड केसेस ऐसे हैं जिनके बारे में अगर आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में आपको काफी मदद मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं तो वो स्टैंडर्ड केस कौन कौन से हैं, देखिए जरा। जैसे एक नंबर केस आता है, अगर एक लिंक आपको दिया गया है और वो पिन के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि लोकेशन ऑफ पिन ही आपके लिए क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर आई। अगर आपके पास में एक स्लाइडर है जो स्लाइड कर रहा है, तो मैंने बताया था कि सिर्फ 2 पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए। तो अगर स्लाइडर इधर स्लाइड कर रहा है तो ऑफ कोर्स आप इस पॉइंट की वेलोसिटी देखेंगे तो वो भी इधर आएगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी इधर आएगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी इधर आएगी। तो किसी भी 2 पॉइंट की वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर बना लो और ये परपेंडिकुलर कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए आप बोलते हैं कि यहां पर जो आई सेंटर होता है वो कहां पर होता है, इन्फिनिटी के ऊपर। इन्फिनिटी भी ध्यान रखना, अलोंग दिस स्लाइडिंग नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू दिस स्लाइडिंग होगा। बहुत बार हम लोग बोलते हैं जब एक स्लाइडर स्लाइड करेगा तो आई सेंटर जो होगा वो इन्फिनिटी पर होगा। हाँ ये बात सही है, पर इन्फिनिटी किधर, परपेंडिकुलर टू द स्लाइडिंग, परपेंडिकुलर टू द स्लाइडिंग। तो ध्यान रखना स्लाइडिंग की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन्फिनिटी के ऊपर आपका आई सेंटर होने वाला है। मान लीजिए 3 नंबर पॉइंट आपको बोला जाए कि सर ये जो स्लाइडिंग है ये किसी कर्व्ड सरफेस के ऊपर है। देखो किसी कर्व्ड सरफेस के ऊपर अगर बॉडी रखी गई है, ये जो पॉइंट है ये ऐसे जा रहा होगा, ये जो पॉइंट है ये ऐसे जा रहा होगा, तो 2 पॉइंट की वेलोसिटी हमें पता चल गई। तो पहले पॉइंट की वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर, दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया आपके पास में पॉइंट आई, ये हो गया आपके पास में पॉइंट आई। तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो आई होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका। तो बेसिकली यहां पर क्या बोलेंगे, आई, आई एट पिन, यहां पर आई विल बी एट इंफिनिटी इन द perpendicular direction of sliding, perpendicular direction of sliding। सो देखते हैं इसको, I will be at center of curvature। तीनों पॉइंट क्लियर हुए कि अगर इस तरीके का कोई भी केस आपके सामने आता है तो जो इंस्टेंटेनियस सेंटर आप फाइंड करेंगे वो कहां पर होगा, इस केस में पिन पर होगा, इस केस में स्लाइडिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनफाइनाइट पर होगा, इस केस में सेंटर ऑफ रोटेशन के ऊपर रहेगा। नंबर 4, देखिए मान लीजिए अगर आपको बोला जा रहा हो कि एक डिस्क है, एक डिस्क है जो प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग कर रही है, तो अगर प्योर रोलिंग कंडीशन में है तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो इधर होती है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर होती है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर होती है। तो किसी भी 2 पॉइंट की वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर बना लो, एक, ये लो 2, सो इस जगह पर ये इंटरसेक्ट करेगा, तो आपका आई सेंटर जो होगा वो इस जगह पर होने वाला। तो बेसिकली आपने क्या बोला यहाँ पर, आई सेंटर, आई विल बी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर क्या होने वाला है आपके लिए, आई होने वाला है। सो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए 5 नंबर पॉइंट, ये पॉइंट देखना जरा, काम का पॉइंट है।
सारे ही पॉइंट काम किए पर ये थोड़ा सा ज्यादा काम का, आगे भी हमारे काम आएगा। मान लीजिए एक बॉडी है जो किसी कर्व सरफेस के ऊपर ना तो परफेक्टली स्लाइडिंग कर रही है, ना ही परफेक्टली मतलब प्योर रोलिंग कर रही है। सो ये ना तो प्योर रोलिंग कंडीशन है, ना ही प्योर स्लाइडिंग कंडीशन है, मतलब कहीं ना कहीं ये पार्शियल कंडीशन आप बोल सकते हो, पार्शियल रोलिंग आप बोल सकते हो, पार्शियल स्लाइडिंग। सो पार्शियल पार्शियल टर्म लग गया। अगर पार्शियल रोलिंग के साथ लग रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कहीं ना कहीं स्लाइडिंग मिक्स है। पार्शियल अगर स्लाइडिंग के साथ लग रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर रोटेशन मिक्स हो गया है। सो हम पार्शियल की चर्चा कर रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से, एक पॉइंट जो आपने ऑब्जर्व किया होगा थ्रू आउट द जर्नी ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, आपने बोला कि अगर ये फ्लैट सरफेस होती और ये प्योर स्लाइडिंग करता तो आई जो होता वो आपका इंफिनिटी पे होता। आपने बोला कि अगर ये फ्लैट सरफेस होती, अगर ये फ्लैट सरफेस होती और ये प्योर स्लाइडिंग कर रहा होता तो ऐसे कंडीशन में जो आई होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। ऐसे कंडीशन में जो आई होगा वो कहां होगा? इन्फिनिटी पे होगा। फिर आपने क्या बोला कि सर मान लीजिए ये आपके पास में फ्लैट सरफेस नहीं है, कर्वेचर है। सो कर्वेचर के केस में जो आई होता है वो कहां पर होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। वो कहां पर होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आई के ऊपर। अगर मान लीजिए ये प्योर रोलिंग होता तो प्योर रोलिंग कंडीशन के अंदर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर होगा। सो फाइनली जो फाइनल स्टेटमेंट है वो ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि आप आई को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आई जो है, जो भी आपकी कॉमन टेंजेंट है, उस टेंजेंट के ऊपर जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट के ऊपर जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उस नॉर्मल के ऊपर कहीं ना कहीं आ रहा है। आई जो है आपका वो उस टेंजेंट के ऊपर जब आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो उस नॉर्मल के ऊपर कहीं ना कहीं आ रहा है। तो अगर आप बोलते हैं कि सर पार्शियल रोलिंग कंडीशन या पार्शियल स्लाइडिंग कंडीशन की अगर आप बात कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में आई कहां होगा? तो हमने कहा देखो पार्शियल टर्म से ये जस्टिफाई नहीं होता कि भाई स्लाइडिंग कितनी है, पर इतना पता है कि स्लाइडिंग और टर्निंग मिक्स हो गई होगी इसके अंदर। तो ऐसे कंडीशन में हम ये बोलने वाले हैं कि जो आई सेंटर होगा वो इस नॉर्मल के ऊपर कहीं पर होगा, बट एग्जैक्टली कहां होगा हमें नहीं पता। एग्जैक्टली कहां होगा हमें नहीं पता, पर हाँ ये पता है कि इसके ऊपर कहीं पर होने वाला है, इसके ऊपर कहीं पर होने वाला है, पर एग्जैक्टली कहां होने वाला है हमें नहीं पता इस बात के बारे में। बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार बोलेंगे पांचों पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए, देख लीजिए ध्यान से। क्लियर हुआ या नहीं हुआ जल्दी से बता दो एक बार। क्लियर? ओके क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज Kennedy's theorem. देखो कैनेडीज थ्योरम क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि आपके पास में अगर तीन लिंक है, एक सरफेस लाइक फिक्स लिंक और दो एडिशनल लिंक, कुछ इस तरीके से। तो हमने बोला ग्राउंड एक नंबर, ये दो नंबर और ये आपके लिए हो गया तीन नंबर। तो सबसे पहले तो देखिए एक कॉमन सेंस ये बोलता है कि अगर आप आई सेंटर की बात करें 1 2 एंड 3, तो एक आई सेंटर होगा 1 और 2 के लिए I12, एक आई सेंटर होगा 2 और 3 के लिए I23, एक आई सेंटर होगा आपके पास में 1 और 3 के लिए I13। अब आई सेंटर का एक्चुअल कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है, तो सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझना इन चीजों को। हम बात कर रहे हैं कि अगर
तीन लिंक रिलेटिव मोशन में होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आई सेंटर कैसे फाइंड किया जाएगा? सर एक आई सेंटर आएगा 1 और 2 की वजह से, एक आई सेंटर आएगा 2 और 3 की वजह से, एक आई सेंटर आएगा 1 और 3 की वजह से। तो हमने बता दिया यहां पर टोटल 3 आई सेंटर होंगे। हमने कहा मान लीजिए अगर आपके पास में 4 लिंक होते हैं 1 2 3 4, तो हम बोलते हैं एक आई सेंटर होता I12, एक होता I13 और एक होता I14, फिर आएगा I23, फिर आएगा I24 और फिर आखिरी में आएगा I34। तो ओवरऑल 6 आई सेंटर होंगे। तो हमने कहा एक्चुअल में इस तरीके से आई सेंटर फाइंड किए तो जा सकते हैं, पर जब नंबर ऑफ लिंक बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो आई सेंटर के कॉम्बिनेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एट द लास्ट आप कर क्या रहे हो यहाँ पर? एट द लास्ट आप यहाँ पर दो लिंक के कॉम्बिनेशन ही तो बना रहे हो, दो लिंक के कॉम्बिनेशन ही तो बना रहे हो। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला ही बना दिया। हमने बोला लेट अस सपोज इफ n इज नंबर ऑफ लिंक and capital N is number of eye centers. So capital N equals to NC2, which is n minus 1 divided by n minus 1 divided by 2. So अगर आपके पास में नंबर ऑफ लिंक 3 होते हैं तो ये बन जाएगा n equals to 3 minus 1 divided by 2। मतलब अगर n बराबर 4 होते हैं तो कैपिटल N equals to 4 minus 1 divided by 2 is 6। तो ये आपके पास में टोटल नंबर ऑफ आई सेंटर है जो हम लोगों ने अभी साइड में डिस्कस कर लिया। तो ये फॉर्मूला आप आगे से याद रखेंगे, कहीं ना कहीं आपकी ये मदद करने वाला है। अब सुनिए दूसरा पॉइंट, इसकी लोकेशन की बात की जा रही है। बट इसकी लोकेशन की अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 1 और 2 पिन से जुड़ा हुआ है, और अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर दो लिंक पिन से जुड़ते हैं तो वो जो पिन होती है ना उसी को आप क्या बोलते हैं? आई सेंटर। दो लिंक जब पिन से जुड़े होते हैं तो जो पिन होती है उसी को क्या बोलते हैं आप? आई सेंटर। तो एक और दो पिन से जुड़े हुए हैं तो आपने बोल दिया जो पिन है वही आपके लिए I12 होगा। एक और 3 पिन से जुड़े हुए हैं तो जो पिन होगा वही आपका I13 होगा। I13 लिखिए या I31 लिखिए, डजेंट मैटर, एक ही बात है दोनों। लेकिन अगर आप देखें 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच में कोई भी पिन नहीं लगा हुआ, 2 और 3 के बीच में स्लाइडिंग रोटेशन सब कुछ देखने को मिलेगा। तो हमने बोला ऐसे कंडीशन के अंदर जो आई सेंटर होगा उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक कॉमन टेंजेंट, और टेंजेंट के ऊपर बनाना पड़ेगा एक नॉर्मल। और मैं सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं कि आई सेंटर जो है इस नॉर्मल के ऊपर कहीं पर होगा, कहां होगा मुझे नहीं पता। आई सेंटर जो है वो बेसिकली इस नॉर्मल के ऊपर कहीं पर होगा, कहां होगा हमें नहीं पता। सर ये बातें आप कैसे बोल रहे हो? ये सब बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया, नॉर्मल पे कहीं पर होगा, कहां होगा हमें नहीं पता। पिन पर आई सेंटर होता है, अभी भी बताया। तो उसके बाद में कैनेडी आया। कैनेडी ने अपना स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? मैं लिख रहा हूं यहां पर, अकॉर्डिंग टू Kennedy's theorem, if three links are in relative motion, then all the three eye centers lies on a straight line or collinear।
ये बेसिकली कैनेडी का स्टेटमेंट है। ये बोल रहा है अगर तीन लिंक रिलेटिव मोशन में है तो उनसे एसोसिएटेड तीनों के तीनों आई सेंटर जो होंगे ना वो कोलिनियर होंगे। तो हमने बोला 1 2 ये है, 1 3 ये है, इसका मतलब जो 2 3 होगा ना वो भी इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के ऊपर ही कहीं पर होगा। तो अभी भी हमने बोला कि 2 3 इस लाइन पर होगा, अब कैनेडी बोल रहा है 2 3 इस लाइन पर होगा, तो दोनों का एक कॉमन पॉइंट होगा, एग्जैक्टली 2 3 की लोकेशन यही होने वाली है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया I12 एंड I13 कैन बी लोकेट बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन known as primary eye centers, but I23 cannot be locate in such a simpler manner known as secondary eye center, हमने बोला I12 और I13 जो है ना उनको तो हम लोग बड़ी आसानी से लोकेट कर पा रहे हैं, कोई समस्या आ नहीं रही, लेकिन I23 जो है उसको लोकेट करने के लिए कैनेडी की मदद लेनी पड़ी। और कैनेडी की मदद अगर हमें लेने पड़ रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पर जो I23 होगा वो सेकेंडरी इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग उसके लिए आई सेंटर एक बार फाइंड करने की कोशिश करके देखो। देखिए ग्राउंड 1 नंबर है, ये रॉड 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। आप लोग एक बार इसके लिए आई सेंटर लोकेट करने की कोशिश करो, ट्राई करेंगे, एक बार जल्दी से बताएंगे, ट्राई करेंगे लोकेट करने की कोशिश करेंगे, तब तो मैं वेट करूं, अदरवाइज मैं अननेसेसरी वेट क्यों करूं? बिल्कुल ट्राई कीजिए।
चलिए एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या आप लोगों ने लोकेट किया। अगर लोकेट किया तो डन लिख के भेजिए, तो मैं बोर्ड पर लोकेट करके आपको दिखाऊं वापस कि आपने सही लोकेट किया या गलत लोकेट किया है। ओके चलिए तो मैं आपको बताता हूं क्या किया होगा आपने। सर 1 और 2 पिन से कनेक्टेड है इसलिए I12 यहां पर होगा। 1 और 3 पिन से कनेक्टेड है इसलिए I13 यहां पर होगा। 2 और 3 यहां पर कांटेक्ट दिखाई दे रहा है। सो कांटेक्ट अगर है तो आपने पहले तो बनाया होगा टेंजेंट और टेंजेंट के ऊपर बनाया होगा नॉर्मल। आपने कहा होगा 2 3 यहां पर कहीं होगा। उसके बाद में आपने देखा कि सर कैनेडी बोल रहा है कि 1 2 और 1 3 जिस लाइन पर होगा 2 3 भी उसी लाइन पर होगा। तो ये कॉमन पॉइंट आ रहा है बेसिकली, इसको आपने बोला होगा I23। एक बार मुझे बताएंगे कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने बिल्कुल सही से आई सेंटर कैलकुलेट कर लिया था। एक सेकंड के लिए सभी सभी स्टूडेंट्स बताएंगे जिन्होंने सही से कैलकुलेट किया वो वाई लिखेंगे, जिनसे गलत हो गया वो नो एन लिखेंगे, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोग आई सेंटर सही से फाइंड कर पा रहे हैं। तभी तो फिर हम लोग आगे की अच्छी चीज सीखेंगे। अगर इसी में दिक्कत है तो फिर इसके ऊपर थोड़ा सा और काम करेंगे। इसलिए एक बार सभी लोग रेस्पॉन्स करें। ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूं सभी लोग यस ही लिख रहे हैं, इसका मतलब सभी ने सही फाइंड कर लिया है। तो हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं आगे, आगे मूव करते हैं यहां से। सो नेक्स्ट आता है आपके पास में लोकेशन ऑफ आई सेंटर इन 4 बार लिंकेज। इन 4 बार लिंकेज। ठीक है, 4 बार लिंकेज में कैसे आप इंस्टेंटेनियस सेंटर आई पता करेंगे। ये आपके पास में 4 बार लिंकेज है, ये वाला लिंक फिक्स है। सो ये लिंक नंबर 1, ये लिंक नंबर 2, ये 3, ये 4। क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पर कितने आई सेंटर होंगे, तो आपने बोला सर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ n इक्वल्स टू 4 है। सो कैपिटल N इक्वल्स टू 4, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 6। टोटल 6 आई सेंटर होंगे। कौन कौन से होंगे देखो कैसे पता करते हैं। 1 2, इधर स्पेस नहीं बचेगा, इधर लिखता हूं 1 2 3 4। सो ये बन जाएगा आपके पास में I12, ये बन जाएगा आपके पास में I23, ये बन जाएगा आपके पास में I34, ये बन जाएगा आपके पास में I14। 4 आई सेंटर तो ये हो गए। पहले तो इन्हीं की बात कर लेते हैं। तो देखो 1 और 2 पिन से जुड़ा हुआ है इसलिए I12, 2 और 3 पिन से जुड़ा हुआ है इसलिए I23, 3 और 4 पिन से जुड़ा हुआ है इसलिए I34, 1 एंड 4 पिन से जुड़ा हुआ है इसलिए I14। इन चारों को लोकेट करने में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आई होगी, इसलिए I12, I14, I23, I34, I12, I14, I23 एंड I34। इन चारों को बोला जाता है बेटा प्राइमरी आई सेंटर। प्राइमरी आई सेंटर। ये जो हमारे पास में 2 आई सेंटर है, इनको आप ध्यान से देखिए 1 2 एंड 1 4, ये फिक्स है, फिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड आई सेंटर। अगर हम लोग इनको देखें 2 एंड 3, 2 एंड 3 पिन पर है लेकिन फिक्स नहीं है, लेकिन रहेंगे हमेशा पिन के ऊपर ही, इसलिए इनको फिक्स नहीं, इनको बोला जाता है परमानेंट आई सेंटर। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, परमानेंट आई सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब बच जाते हैं 2 आई सेंटर। कौन कौन से देखो जरा। एक तो है I13। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं I13 के लिए क्या करना है हमें। I13 देखिए बेटा, अगर I13 आपको लोकेट करना है तो आपको देखो एक पेयर बनाना है 1 2 3।
1, 2, 3। एक पेयर बनाना है 1, 4, 3। तो ये बनेगा बेटा आपके पास में 1, 4, 3। सो 1, 2, 3, 1, 4, 3। सो 1, 2, 3 अगर आप ध्यान से देखें तो अकॉर्डिंग टू केनेडी थ्योरम 1, 2 और 3 तीनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। तो केनेडी ने बोला इन तीनों से एसोसिएटेड जो भी आई सेंटर है कौन कौन से हैं, I12, I23, I13, I12, I23, I13 ये तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए। तो हमने बोला सर ये तो है 1, 2, ये है 2, 3, तो इसका मतलब 1, 3 भी इसी के ऊपर कहीं पर होना चाहिए। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में I14, I34, I13। So according to Kennedy 1434 जिस लाइन पर है 13 भी उसी लाइन पर होगा। सर ये 14 है, ये 34 है, सो 13 भी इसी जगह पर होगा। ये बन गया आपके पास में I13। ये क्या बन गया आपके पास में I13। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, वेरी गुड। So now we will move for the next instantaneous center, which is I24. So once again we have to make two separate pairs, like first one is 2, 3, 4, 2, 3, 4, and similarly another one is 2, 1, 4, 2, 1, 4. So if we have 3 links, then total number of instantaneous center is also 3. So according to Kennedy's theorem, if 3 links are in relative motion, then all the 3 instantaneous center will lie on a straight line, that is collinear. So in this case we have 3 links. First one is 2, then 3 and 4. So 3 instantaneous center will be I23, I34, I24. So according to Kennedy, 2, 3 is, here one is 2, 3 and 3, 4. So if 2, 3 and 3, 4 lies on this line, so according to Kennedy, 2, 4 will also lie on this similar line. 1, 2, 1, 4 and 2, 4. So according to Kennedy, if 1, 2 and 1, 4 lies on this line, so of course 2, 4 will also lie on the same line. It means from the first case 2, 4 should be lie on this line. By the second case 2, 4 should be lie on this line. So we can clearly observe that for both lines there is one common point. So 2, 4 must be lie on that common point. इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 2, 4 है वो इस जगह पर होना चाहिए। तो आपके पास में 1, 3 भी आ चुका है, आपके पास में 2, 4 भी आ चुका है। सो फॉर अ 4 बार लिंकेज आपने ऑल द 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर्स जो भी पॉसिबल हो सकते थे वो सारे के सारे यहाँ पर लोकेट कर दिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर की, तो इनके अंदर 2 आई सेंटर ऐसे थे जिनको फाइंड करने में आपको कैनेडीज की मदद लेनी पड़ी। सच टाइप ऑफ आई सेंटर नॉन एज secondary instantaneous center. So I have already mentioned about primary instantaneous center. So now I think I can write here I13 and I24, both eye centers known as secondary eye center. Just because to find the location of I13 and I24 we have to use Kennedy's theorem, that's why known as secondary eye center.
as I mentioned in previous slide. I23 cannot be located in such a simpler manner known as secondary instantaneous center. I think हर एक पॉइंट बड़ी आसानी से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं कर रहे होंगे. सो पॉइंट ये आता है कि सर आप आई सेंटर फाइंड क्यों कर रहे हो. हमने कहा कि वेलोसिटी एनालिसिस में ये मदद करेगा. तो वेलोसिटी एनालिसिस में कैसे मदद करेगा, अब हम लोग उस पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं. तो पहला पॉइंट कि अगर आपके पास में 4 बार लिंकेज आती है तो बेसिकली उसके अंदर टोटल 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे. ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. पहला पॉइंट, अगर आपके पास में कोई 4 बार लिंकेज आता है तो टोटल आपके पास में 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर होने चाहिए. अगर 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर आपके पास में अवेलेबल है तो सेकंड पॉइंट ये आता है हमारे सामने कि सर उन 6 की लोकेशन कौन कौन सी होगी. सो मैंने ऑलरेडी यहां पर मेंशन कर दिया है कि उन 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर की लोकेशन कहां पर होगी. अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर ये लोकेशन फाइंड क्यों की गई है, ये लोकेशन फाइंड करने से हमें फायदा क्या मिल रहा है. सो अब देखो इन लोकेशंस को फाइंड करने का क्या फायदा है. मान लीजिए ये जो पॉइंट आपके सामने है इसको आपने बोल दिया पॉइंट ए, इस पॉइंट को आपने बोल दिया पॉइंट बी, इसको बोल दिया पॉइंट सी, इसको बोल दिया पॉइंट डी, इसको बोल दिया पॉइंट ई और इसको बोल दिया पॉइंट एफ. पॉइंट ए बी सी डी ई एफ. टोटल आपके पास में 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर हो गए. टोटल आपके पास में 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे. अब इन 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप इसे इंस्टेंटेनियस सेंटर कंसीडर करके चर्चा ना करें, आप एक सिंपल पॉइंट के रेस्पेक्ट में चर्चा करें. अगर एक सिंपल पॉइंट की मैं बात करूं, पॉइंट बी. सो पॉइंट बी इज कॉमन पॉइंट फॉर लिंक नंबर 2 एंड लिंक नंबर 3. सो मैं यहां पर सिर्फ जो कॉमन पॉइंट बी है उसकी वेलोसिटी लिखना चाह रहा हूं. सो अगर मैं कॉमन पॉइंट बी की वेलोसिटी लिखने जाऊंगा, सो पॉइंट आता है कि सर बी को किस लिंक के ऊपर कंसीडर किया जाएगा. तो मैं यहां पर बी को दोनों लिंक के ऊपर कंसीडर करके आगे बढ़ूंगा. सबसे पहले इफ पॉइंट बी कंसीडर ऑन लिंक 2, अगर पॉइंट बी को लिंक 2 पर कंसीडर किया जाए, अगर पॉइंट बी को लिंक 2 के ऊपर कंसीडर किया जाए, तो पॉइंट बी को अगर आप लिंक 2 के ऊपर कंसीडर करेंगे, पॉइंट बी को अगर आप लिंक 2 के ऊपर कंसीडर करते हैं तो देखिए इस पॉइंट बी की वेलोसिटी, लेट अस सपोज अगर ये क्लॉकवाइज है तो पॉइंट बी की वेलोसिटी कुछ ऐसे आएगी ना. सो ये वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी ये आप क्लियरली मेंशन करेंगे वहां पर. वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू, जिस लिंक पर है उसका ओमेगा, सर लिंक नंबर 2 पर माना आपने, और इस पॉइंट बी की इसके सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस. तो किसी भी लिंक का अगर सेंटर ऑफ रोटेशन आपको फाइंड करना है, जैसे 2 है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कौन होगा, वो आई सेंटर जो फिक्स के रेस्पेक्ट में लिया गया, मतलब 2 1 3 है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कौन सा होगा, वो आई सेंटर जो फिक्स के रेस्पेक्ट में लिया गया, मतलब 3 1 4 है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कौन होगा, वो आई सेंटर जो फिक्स के रेस्पेक्ट में लिया गया, मतलब I 1 4. सो अगर आप देखें यहां पर लिंक नंबर 2 की बात कर रहे हैं आप, तो आपने बोला बी पॉइंट को अगर लिंक नंबर 2 पर कंसीडर किया जाए तो बी की वेलोसिटी लिखी जाएगी angular velocity of that link on which we consider point B. उस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी जिसके ऊपर हम लोग बी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं वो है लिंक नंबर 2, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा 2. उसके बाद में उस पॉइंट की उसके सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, वो पॉइंट है बी, लिंक नंबर 2 का सेंटर ऑफ रोटेशन कौन है, I12, या बोल सकते हो ए. देखिए सेंटर ऑफ रोटेशन कौन है, ए, तो आप बोल सकते हो यहां पर बी ए. हमने बोला बी कौन है, आपने बोला बी तो है I23, ए कौन है, I12. इक्वेशन नंबर 1. इफ बी पॉइंट कंसिडर
ऑन लिंक 3, अगर पॉइंट बी को लिंक 3 पर कंसीडर कर लिया जाए, पॉइंट बी को अगर आप लिंक नंबर 3 पर कंसीडर कर लेते हो, तो पॉइंट बी को अगर बेटा लिंक नंबर 3 पर आप कंसीडर करो, अगर लिंक नंबर 3 पर कंसीडर करो, तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इक्वल्स टू लिंक नंबर 3 की एंगुलर वेलोसिटी बी और लिंक नंबर 3 का सेंटर ऑफ रोटेशन, तो लिंक नंबर 3 का सेंटर ऑफ रोटेशन है ई, क्योंकि 3 विद रेस्पेक्ट टू I13 वो कहां पर है, ई पर, तो आप बोलेंगे बीई, सो ओमेगा 3 I23 I13, this should be equation number 2. So from equation 1 and equation 2, देखिए पॉइंट बी पॉइंट तो एक ही है, अगर पॉइंट एक ही है तो उसकी दो वेलोसिटी कैसे हो सकती है, उसकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, एक ही रहनी चाहिए, तो इसका मतलब जो आपने ऊपर लिखा है और जो आपने इक्वेशन नंबर 2 में लिखा है वो एक ही चीज है, सो आप लिख सकते हैं ओमेगा 2 I12 I23 इक्वल्स टू ओमेगा 3 I13 I23। सो ये दो लिंक की जो एंगुलर वेलोसिटी है बेटा, दो लिंक की जो एंगुलर वेलोसिटी है, उस एंगुलर वेलोसिटी के बीच में आपको एक रिलेशन मिल गया। मतलब अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर आपको ओमेगा 2 दे दिया जाए, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन आप ओमेगा 3 फाइंड कर सकते हैं। देखिए बेटा यहां पर मैंने इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, जब मैं इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मुझे देखने को मिले। ये एंगुलर वेलोसिटी 2 और 3 के बीच में है, तो देखो ये कैसे, ये डिस्टेंसेस कैसे लिखी गई है। सबसे पहले 2 नंबर के लिए जैसे आपने ये रिलेशन को देखा, तो ये रिलेशन 2 और 3 के लिए, तो देखो ये रिलेशन कैसे बनाया गया है, एक पैटर्न को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। पहले 2 नंबर के लिए लिखा गया ओमेगा 2, फिर इसको फिक्स के रेस्पेक्ट में I12, फिर इसको जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं I23। देखो ओमेगा 2 को एक बार फिक्स मतलब 1 नंबर के साथ, 2 को एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड करें मतलब 3 नंबर के साथ। तो ये याद करने का ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं। जैसे अगर आप देखें ओमेगा 3 को एक बार फिक्स के साथ लिखो और 3 को एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हो उसके साथ लिखो। अब मान लो इसी तरह का रिलेशन अगर आपको लिखना पड़े 3 एंड 4 के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां पर सर ओमेगा 3 को एक बार फिक्स के साथ 13, 3 को एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं बेटा 34, ओमेगा 4 को एक बार फिक्स के साथ 14, 4 को एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं 34। सिमिलरली 2 3 हो गया, 3 4 हो गया। अब अगर आप 2 4 लिखना चाहें, अब अगर आप 2 4 लिखना चाहें, सो 2 4 अगर आप यहां पर लिखना चाहें तो ये बन जाएगा आपके पास में ओमेगा 2 को एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं 12, 2 को एक बार 2 को एक बार फिक्स के साथ में 12, 2 को एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं 2 4। सिमिलरली बेटा 4 के लिए ओमेगा 4 को एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड फिक्स के साथ में 14, 4 को एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं 2 4। तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनी नहीं सकती, मैंने सारी पॉसिबिलिटी बोर्ड पर बना दी है। मान लीजिए अगर आप ये देखना चाहें कि m, n एक फॉर्मूला बनाना चाहें, तो बेसिकली ये फॉर्मूला कैसे दिया जा सकता है, ये दिया जा सकता है ओमेगा m I m को एक बार फिक्स के साथ, m को एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं इक्वल्स टू ओमेगा n को एक बार फिक्स के साथ, n को एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा आप में से जिसको फॉर्मूला, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, वो इस फॉर्मूले को याद कर ले, इस फॉर्मूले को याद कर लेगा, तो वहां पर आपको देखना है 2 और 3 के बीच में रिलेशन लिखना है, तो m बराबर 2 मान ले, n बराबर 3 मान ले, और जिसको पॉइंट समझ में आ गया उसको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना आप कर लेते हैं ना, तो इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको बहुत अच्छे से आप डील कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए एक बार गेट ने प्रॉब्लम पूछा था,
उसने हमें एक 4 बार लिंकेज दिया था कुछ ऐसा। कुछ ऐसा 4 बार लिंकेज हमें दिया था उसने। तो बेसिकली अगर हम लोग ध्यान से देखें, उसने ये 90 डिग्री दिया था और ये भी आपको 90 डिग्री दिया था। ये आपके पास में ओमेगा है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। उसने हमें जो इंफॉर्मेशन दी थी वो दी थी सी डी इक्वल्स टू 3/2 ऑफ ए बी, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन उसने दी थी ओमेगा इक्वल्स टू, ये किसका ओमेगा है, ए बी का ओमेगा है। सो ओमेगा ए बी इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकेंड। उसने हमें कहा था ओमेगा सी डी फाइंड करके बताएं, ओमेगा सी डी फाइंड करके बताएं। सो हमने कहा कि अगर ओमेगा सी डी फाइंड करना है, ऑप्शंस भी दिए थे, देखिए ऑप्शन दिया था उसने 2 रेडियन पर सेकेंड, 3/2 रेडियन पर सेकेंड, 2/3 रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड। तो अब देखिए अगर आपसे ये प्रॉब्लम पूछा गया है तो आपने सबसे पहले तो नंबरिंग कर दी। नंबरिंग कैसे कर दी, इसको बोल दिया 1 नंबर लिंक, इसको बोल दिया 2 नंबर लिंक, इसको बोल दिया 3 नंबर लिंक और इसको बोल दिया आपने 4 नंबर लिंक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात समझ में आई कि टोटल 4 लिंक है, 4 लिंक है तो 6 आई सेंटर होंगे। पहला आई सेंटर I12, दूसरा आई सेंटर I23, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, सो I12, I23 और ये बन गया आपके पास में I34 और ये बन गया आपके पास में I14। सो ये आपके पास में टोटल चार इंस्टेंटेनियस सेंटर बन चुके हैं। और 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर आपको अभी अभी मैंने बताया कैसे फाइंड करना है। यहां पर होगा आपका I12, यहां पर होगा आपका I23, यहां पर होगा आपका I34, यहां पर होगा आपका I14। तो इन 4 आई सेंटर में मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत रही होगी। सो पॉइंट इज अगर हमें फाइंड करना है I13, इतना पॉइंट समझ में आया, एक बार बोलिए यस। इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? ओके। सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर I13 के बारे में, सो I13 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर I13 आपको कैलकुलेट करना है तो आपने फर्स्ट पेयर बनाया 1 2 3। सो फर्स्ट पेयर आप यहां पर मेंशन कर रहे हैं 1 2 3। सो 1 2 3 से अगर आप यहां पर देखेंगे तो 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर बनेंगे, I12, I23, I13। सो ये आपके पास में I12 हो गया, ये आपके पास में I23 हो गया। सो आपने बोला कि सर 13 भी यहां कहीं होगा। जो दूसरा पेयर बन रहा होगा बेटा वो आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो। सेकंड पेयर इज 1 4 3। सो ये बन जाएगा आपके पास में I14, I34, I13। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ये है आपके पास में I14, ये है आपके पास में I34। सो ये बन जाएगा आपके पास में I13। सो आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर 13 इस लाइन पे होना चाहिए, 13 इस लाइन पे होना चाहिए, ये तो दोनों पैरेलल लाइन हो गई और ये पैरेलल लाइन कभी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो आप बोल सकते हैं I13 जो होगा वो कहां पर होगा, इन्फिनिटी के ऊपर होगा। I13 जो होगा वो कहां पर होगा, इन्फिनिटी के ऊपर होगा। पहला पॉइंट आपको ये समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अगर आपको I24 फाइंड करना है, अगर आपको I24 फाइंड करना है तो आपने I24 कैसे फाइंड किया होगा, देखिए 2 से 4। आपने देखा कि सर जो पहला पेयर है 2 1 4, 2 1 4,
और जो दूसरा पेयर यहां से बनेगा 2 3 4, 2 3 4। सो यहां से अगर आप देखें तो ये बनेगा आपके पास में I12, I14, I24। सो ये आपके पास में I12 है, ये 14 है, तो इसका मतलब 24 भी इस लाइन के ऊपर कहीं पर होगा। यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से आपके पास में आ रहा है I23, I34, I24। सो 23 आपके पास में इस जगह पर है, 34 आपके पास में इस जगह पर है, तो बेसिकली इसी लाइन के ऊपर 24 कहीं पर होने वाला है। सो 24 24 कॉमन पॉइंट आ गया आपके पास में I24। सो ए बी सी डी इस पॉइंट को बोल दीजिए ई। सो आपने टोटल 6 आई सेंटर है उनके लोकेशन को बता दिया है। अच्छा, इन आई सेंटर के लोकेशन को बताते टाइम आप एक और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर ये जो सेकेंडरी आई सेंटर है जिनके लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, उनके लिए एक ऐसा पॉइंट जो शायद आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा। देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ये जो ट्रिक होती है बेसिकली 4 बार के लिए ही वैलिड होती है, और किसी आप मैकेनिज्म के लिए इसे यूज नहीं कर सकते हो। तो मैं बात करूं अगर इस छोटी सी ट्रिक की, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, अगर आपको 13 लोकेट करना है तो बोल रहा है इतना सब कुछ करो। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर आपको 13 लोकेट करना है, देखो जरा थोड़ा सा यूनिक कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि मिक्स ना हो जाए। अगर आपको 13 लोकेट करना है तो आप लिंक नंबर 1 एंड लिंक नंबर 3 को छोड़ दीजिए। कौन कौन से लिंक बच गए? 2 एंड 4। 2 एंड 4 को मिला दो। देखो 2 एंड 4 जहां पर भी मिल रहे होंगे ना उसे मिला दो, जहां पर भी मिल रहे होंगे इसको क्या बोला जाएगा? I13। देखिए यहां पर देखिए I24 के लिए 2 एंड 4 इन दो लिंक को छोड़ दीजिए। 1 एंड 3 जहां पर भी मिल रहे होंगे, 1 एंड 3 जहां पर भी मिल रहे होंगे, देखिए ध्यान से, उसे आप क्या बोल देंगे? I24। उसे आप क्या बोल देंगे? I24। बोले बेटा ये बात समझ में आई या नहीं है? ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, ये ट्रिक आपको समझ में आई या नहीं है? बट ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज होती है जो सब जगह वैलिड होती है। बट व्हेनेवर वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिक, सो ट्रिक इज काइंड ऑफ जुगाड़ जो कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए वैलिड होता है। सो आप बोल सकते हो कि अगर 4 बार लिंकेज होता है तो ऐसे कंडीशन में आपकी ये ट्रिक काम करेगी। पर लिंकेज अगर 4 बार नहीं होता है, कोई और मैकेनिज्म आ जाती है, किसी और तरह के लिंक वहां पर आ जाते हैं, स्लाइडर आ जाता है, इन दैट सिनेरियो यू हैव टू स्टिक विद योर कॉन्सेप्ट, कैनेडीज थ्योरम। बताएंगे बेटा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये वाला? सो हमने क्या बोला यहां पर कि जो ट्रिक आपने यूज की है उसको जरा यहां पर देखो। अगर आपको I13 लोकेट करनी है तो आपको बोला गया 1 एंड 3 इन दो लिंक को छोड़ दो, 2 एंड 4 जो है उनको मिला दो। सर 2 एंड 4 जो है वो तो इनफाइनाइट पर मिल रहा है। अगर इनफाइनाइट पर मिल रहा है तो I13 इनफाइनाइट पर होना चाहिए। हमने कहा हाँ पहले भी इनफाइनाइट पर ही मिल रहा था। अगर आप बात करेंगे I24 की, सो 2 एंड 4 इसको छोड़ दो, यहां पर कौन बचा? 1 एंड 3। यहां पर कौन बचा? 1 एंड 3। सो 1 एंड 3, 1 एंड 3, सो 1 एंड 3 को मिला दो, और जैसे ही 1 एंड 3 को आपने मिलाया आपको लोकेशन मिल गई 2 4 की। एक बार बताएंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो था वहां पर तो मैकेनिज्म के नाम याद रखने थे, लेकिन अब चैप्टर नंबर 2 में कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा आपको। बोले बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके क्लियर। सो अब देखिए यहां पर ओमेगा ए बी, मतलब ए बी कौन सा लिंक है बेटा? लिंक नंबर 2। सो ओमेगा 2 आपको गिवन है 1 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा सी डी मतलब ओमेगा 4, ये आपको फाइंड करना है।
ओमेगा 2 इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा 4 आपको फाइंड करना है। सो अगर हम लोग यहां पर कहें कि सर लिंक नंबर 2 एंड लिंक नंबर 4, लिंक नंबर 2 एंड लिंक नंबर 4, क्योंकि 2 नंबर के लिए ओमेगा गिवन है, 4 नंबर के लिए ओमेगा फाइंड करना है। तो ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे सर 2 और 4 के बीच में रिलेशन लिखिए। तो 2 और 4 के बीच में रिलेशन कैसे लिखोगे आप? ओमेगा 2 एक बार 2 को फिक्स के साथ, एक बार 2 को जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं 4 उसके साथ, ओमेगा 4 एक बार 4 को फिक्स के साथ में, एक बार 4 को जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। सो ओमेगा 2 आपको क्वेश्चन में गिवन है, ओमेगा 2 इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकेंड, I12 से I24, 12 से 24, तो ये बन जाएगा आपके पास में AE इक्वल्स टू ओमेगा 4 जो है वो हमें फाइंड करना है 14 से 24 DE 14 से 24 ये बन जाएगा आपके लिए DE। सो फाइनली आप देख रहे हैं यहां पर, फाइनली आप क्या देख रहे हैं यहां पर, ओमेगा 4 इक्वल्स टू ये बन रहा है AE डिवाइडेड बाय DE। तो एक बार सभी लोग ऑब्जर्व कीजिए बोर्ड के ऊपर ध्यान से, ये है EAB ये वाला ट्राइंगल, और ये है EDC ये वाला ट्राइंगल, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, और सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो सेम होता है, मतलब EA डिवाइडेड बाय DE मस्ट बी इक्वल टू AB डिवाइड बाय CD, AB divided by CD, and we have already given in the question that CD is 3/2 times of AB, तो AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा और ओमेगा 4 जो है वो बन जाएगा 2/3 रेडियन पर सेकेंड। देखिए बेटा कंप्लीट क्वेश्चन को देखिए और कंप्लीट क्वेश्चन को देखकर बताइए इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी स्टूडेंट्स? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे यहां तक का पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ बोलो यार, क्लियर नहीं हुआ तो नहीं बोलो, क्लियर हो गया तो यस बोलो, ताकि मुझे पता तो चले एटलीस्ट। ओके क्लियर। हाँ बाकी स्टूडेंट्स, ये देखिए बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स है ये, जिनके ऊपर गेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 था वो आपका फाउंडेशन था, 4 बार क्या होता है, आज 4 बार के ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन जब तक ये नहीं पता होता 4 बार क्या होता है तब तक ये चर्चा नहीं हो सकती, यही कारण है कि हमने उसको इतना टाइम दिया। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट जो टू द पॉइंट प्रॉब्लम पूछी जाती है, लाइक वेलोसिटी की बात हो रही है, तो हम लोग डायरेक्ट वेलोसिटी के ऊपर आ गए। तो आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सो मयूरी, साहिल एंड बाकी स्टूडेंट्स एक बार बताएंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके क्लियर। सो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं पहले एक बार इतना स्क्रीनशॉट दे देता हूं आपको, उसके बाद में हम लोग इसको एक अलग तरीके से और देखेंगे। पहले एक बार इतना स्क्रीनशॉट दे देता हूं मैं आपको। एक बार मुझे बताओ, क्या कॉर्नर में जो लिखा हुआ है वो फ्रेम से बाहर जा रहा है? तब तो मैं इसे, अच्छा फ्रेम से बाहर जा रहा है, ठीक है। चलिए एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट हो गया होगा। सो इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग एक अलग तरीके से देखते हैं। मैं एक नई अप्रोच इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाता हूं। सभी लोग एक बार फोकस करना। और मुझे लग रहा है कि इसकी बैटरी थोड़ी सी खत्म हो गई है, अगर बंद हो जाए तो बीच में बोल देना, साउंड बंद हो जाए तो बीच में बता देना मुझे ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 3 जो है उसका आई सेंटर इंफिनिटी पर है। लिंक नंबर 3 जो है उसका आई सेंटर इंफिनिटी पर है। इंफिनिटी पर आई सेंटर होने का मतलब क्या होता है, इस बात को आपको मैंने शायद थोड़े टाइम पहले बताया था। ये रहा, इंफिनिटी पर आई सेंटर के होने का मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि वो जो आपका बॉडी है
वो ट्रांसलेशन के अंदर है, प्योर ट्रांसलेशन के अंदर है। तो अगर आपका लिंक नंबर 3 है, अगर आपका एक अलग तरीका मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन के बारे में सोचने का, अगर लिंक नंबर 3 का आई सेंटर अगर इन्फिनिटी पे, इसका मतलब लिंक नंबर 3 जो है, दूसरी स्लाइड ले चलता बेटा इसको, इसका मतलब लिंक नंबर 3 जो है वो प्योर ट्रांसलेशन में है। ए बी सी डी। तो आपने क्या बोला कि लिंक नंबर 3 जो है वो आपके पास में I13 एट इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब लिंक नंबर 3 आपका प्योर ट्रांसलेशन में। लिंक नंबर 3 जो है वो आपका किसके अंदर है? प्योर ट्रांसलेशन में। अगर कोई भी बॉडी प्योर ट्रांसलेशन में होती है, कोई भी बॉडी अगर प्योर ट्रांसलेशन में होती है, तो ऐसे कंडीशन में, कोई भी बॉडी अगर प्योर ट्रांसलेशन में होती है तो ऐसी कंडीशन में उसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है। ये बात जानते हो आप सभी लोग? कोई भी बॉडी अगर प्योर ट्रांसलेशन में होती है बेटा, तो उसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी जो होती है ना वो सेम होती है। तो हमने बोल दिया इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सी हो जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सी हो जाएगा। अब वेलोसिटी ऑफ बी अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, लिंक नंबर 2 की मदद से वेलोसिटी ऑफ बी मैं लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा? ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी इक्वल्स टू, ये देखिए, इसको देखिए सीडी को, आप क्या बोलेंगे? लिंक नंबर 4 ओमेगा 4 मल्टीप्लाई बाय सी डी। अरे बी की वेलोसिटी आपने इस लिंक की मदद से लिख दी, इसका ओमेगा मल्टीप्लाई बाय इसके सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, इसका ओमेगा मल्टीप्लाई बाय इसके सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। सो फाइनली आप क्या बोल सकते हो? ओमेगा 2 कितना है आपके पास? 1। ए बी आपके पास में नहीं पता, ओमेगा 4 फाइंड करना है, सी डी 3/2 टाइम्स ऑफ ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल आउट। तो ओमेगा 4 आपके पास में कितना आ गया? 2/3 रेडियन पर सेकेंड, 2/3 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा 4 आपके पास में कितना आ गया? 2/3 रेडियन पर सेकेंड। ये आपके पास में फाइनल आंसर है जो आपने थोड़ी देर पहले भी देखा था। सो जो प्रॉब्लम है बेटा उसको आपने देखिए, जो प्रॉब्लम है उसको आपने बिना इंस्टेंटेनियस सेंटर या फिर बोल सकते बिना, ये जो रिलेशन आपने लिखा ना, इस रिलेशन के बिना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। जब भी आपके पास में इस तरह का लिंकेज आएगा उसके अंदर ये प्योर ट्रांसलेशन में रहेगा। तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई लिंकेज आपके सामने आता है तो आप डायरेक्टली बोलेंगे सर ये तो प्योर ट्रांसलेशन में है। अगर ये प्योर ट्रांसलेशन में है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहने वाली है, और दोनों पॉइंट की अगर वेलोसिटी सेम रहेगी तो बाय द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका अल्टरनेट मेथड था, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर अल्टरनेट मेथड तभी वैलिड है जब ये प्योर ट्रांसलेशन में होगा। मैं आपको एक और अल्टरनेट मेथड बताता हूं, कॉमन सेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर आप लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सी, सो ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी, जिसको मैं अभी के लिए L2 लिख रहा हूं, लिंक लेंथ ऑफ 2 नंबर, ओमेगा 4 मल्टीप्लाई बाय L4 लेंथ ऑफ 4 नंबर। तो इस तरह के लिंकेज में जो खास बात है वो क्या है कि अगर आपके पास में L4 ज्यादा है L2 के कंपैरिजन में, तो ऑफ कोर्स इक्वलिटी का साइन लग रहा है। अगर इक्वलिटी का साइन है तो ओमेगा 4 को ओमेगा 2 से कम होना पड़ेगा, और ओमेगा 4 को अगर ओमेगा 2 से कम होना पड़ेगा तो आप बोल देंगे क्योंकि L4 ग्रेटर देन है L2 से, इट मींस ओमेगा 4 लेस देन होना चाहिए ओमेगा 2 से। तो अगर हमने उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया होगा तो हमने देखा कि सर इसके अंदर ओमेगा 2 दिया गया है 1 रेडियन पर सेकंड, तो ओमेगा 4 को ओमेगा 2 से कम ही होना पड़ेगा। ये गेट का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन, जिसके अंदर आप बड़ी आसानी से बोल सकते हो कि सर ओमेगा 4 को ओमेगा 2 से कम होना चाहिए था, और एक ही ऑप्शन उसमें दिया था जो कम था। आप देखकर आंसर मार्क कर सकते थे, क्योंकि इस तरह के लिंकेज के अंदर जो बड़ा लिंक होता है एज कंपेयर टू छोटे लिंक स्लो भागता है। सो आप देखकर वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। चलिए, बेसिकली हमारी क्लास जो है वो 10 बजे तक रहती है, लेकिन आज जो क्लास है वो हम लोग 15 मिनट पहले छोड़ देंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम लोग कल डील करेंगे, ठीक है? तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पार्ट का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
सो थैंक यू वेरी मच। डेली आपकी क्लास 10 बजे तक ही रहेगी, बस आज के लिए हम लोग थोड़ा सा 15 मिनट जल्दी छोड़ रहे हैं किसी कारण से। कल से हम लोग प्रॉपर 8 से 10 पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं। कल भी आपका थ्योरी ऑफ मशीन का ही क्लास रहेगा और वेडनेसडे को शायद आपका मैथ्स का क्लास शेड्यूल है। थैंक यू। आज शाम को मैथमेटिक्स की क्लास भी 8 बजे।